आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 पर। हम आ गए हैं आप लोगों के लिए लेकर क्लास 10th का अभी तक जो है एक्सरसाइज यानी कि इकाई जो है 1, 2, 3 का सभी का हम क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो इकाई 4 है ना, उसके सभी वस्तुनिष्ठ ना, रिक्त स्थान और सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय सभी प्रश्न हम लेकर आपके सेवा में हाजिर है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। अभी तक आप इकाई 1, 2, 3 का अगर वीडियो नहीं अभी देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जरूर देखिए। तो आइए बात करते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास आ गया आपका प्रश्न संख्या 1 नंबर। प्रश्न 1 में क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की ना। गदर पार्टी की जो स्थापना है किसने और कब की, गदर पार्टी की जो स्थापना है किसने और कब की ना। तो क्या आपके सामने ऑप्शन है गुरदयाल सिंह 1916, ठीक, चंद्रशेखर आजाद 1920 और लाला हरदयाल 1913, ठीक है। तो और सोहन सिंह भाखना 1918। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो लाला हरदयाल राय के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। इसलिए आपका ऑप्शन जो ग है आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड स्क्रीन पर ना। क्या है प्रश्न की जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, मतलब VVI है, ठीक। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस तिथि को हुआ था ना। क्या 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, या 14 अप्रैल 1919 ईस्वी, या 15 अप्रैल 1919, या 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन क होगा सही उत्तर। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्या कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था ना। लखनऊ जो समझौता है वो किस वर्ष हुआ था। क्या आपके सामने ऑप्शन है 1916, 1918, 1920 और 1922। तो लखनऊ समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था, तो 1920 में हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन ग होगा सही उत्तर, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन ना, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ ना। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। क्या सितंबर 1920 कोलकाता, या अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, या नवंबर 1920 फैजपुर, या दिसंबर 1920 नागपुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर क्या हो जाएगा, दिसंबर 1920 नागपुर। ऑप्शन घ आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड स्क्रीन पर कि भारत में क्या है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ ना। भारत में जो खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ ना। क्या आपके सामने ऑप्शन है क 1920 तुर्की, 1920 अरब, ग में 1920 फ्रांस और घ में 1920 जर्मनी। तो आपका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क 1920 तुर्की। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर जो प्रश्न है वो छूट गया है। तो 6 नंबर में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ना। 6 नंबर प्रश्न में यहाँ पर आपको लिख ही देते हैं, छूट गया है, थोड़ा गलती से मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई ना। कब और
किस यात्रा से शुरू हुई ना। तो किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो डांडी यात्रा से। ठीक, कब पूछा गया है, तो डांडी यात्रा ना, कब पूछा गया है, डांडी यात्रा 1930 ना। डांडी यात्रा क्या 1930। तो छठा का आपका ये हो जाएगा उत्तर, और पांचवा का आपका 1920 क्या है, तुर्की। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड स्क्रीन पर, क्या, तो आइए देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग ना, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ ना। कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, क्या 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगांव। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो पारित अधिवेशन में पारित हुआ, तो 1929 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 8। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की ना। 1923 में गुरु गोलवलकर ने, 1925 में केबी हेड गेवार ने, या 1926 चित्तरंजन दास, या 1928 लालचंद। तो ये जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केबी हेड गेवार के द्वारा हुआ था। कहां हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था, नागपुर में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि ना, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। क्या वो आंदोलन है, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद, खेरा, या चंपारण। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि मिली थी वो बारदोली सत्याग्रह से, इसलिए आपका ऑप्शन क होगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड स्क्रीन पर ना, रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ, 1916 में हुआ, 1917 में, या 1918, या 1919। तो रंपा विद्रोह जो है वो कब हुआ था, 1916 में, इसलिए आपका ऑप्शन क होगा आपका सही उत्तर। तो लघु जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। अब आएगा क्या आपके सामने स्क्रीन पे, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ना। क्या है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरे ना। पहला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक और डैश ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया ना। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया था, तो इसमें क्या आ जाएगा, एनी बेसेंट। डैश खिलाफत आंदोलन के नेता भारत में थे, तो कौन, महात्मा गांधी। इसमें क्या हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी। प्रश्न 3 है, डैश फरवरी को डैश आंदोलन स्थगित हो गया, तो 25 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया ना। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे ना। पांचवा प्रश्न है, साइमन डैश में डैश कर के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ, तो 1857 भू राजस्व कर के विरोध में क्या हुआ, आरंभ हुआ। प्रश्न 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे ना। तो WC बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद प्रश्न है 7, डैश अप्रैल को डैश अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ ना। तो 11 अप्रैल 1936 को, 11 इसमें भराएगा, 11 इसमें 1936 ना को भारतीय किसान सभा का गठन हुआ ना। उसके बाद है प्रश्न 8, उड़ीसा में डैश विद्रोह हुआ ना। तो उड़ीसा में 1914 में खेरा विद्रोह हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, खेरा विद्रोह हुआ था। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा आएगा अति लघुतरीय, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं जाइएगा नहीं छोड़ के, जुड़े रहिए एकदम। हाँ, तो आइए
प्रश्न है आपके सामने, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ ना, खिलाफत आंदोलन जो है क्यों हुआ था। तो आइए देखिए उत्तर क्या हो जाएगा इसका। 1920 के प्रारंभ में ना, 1920 के प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन की अपनी नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया ना। तो 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन के अपनी नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, उसे ही क्या कहा गया है, खिलाफत आंदोलन कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं ना। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा 1919 ईस्वी में पारित किया गया एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था ना, और इसके विरोध में भी कुछ नहीं किया जा सकता था, वही है क्या, रॉलेट एक्ट। प्रश्न संख्या 3 है आपके बोर्ड स्क्रीन पर। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं ना, यूरोप भारत में राष्ट्रवाद, और इस पाठ से जो है आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए तो दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था ना, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, तो समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन करना था ना। दांडी यात्रा जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था ना, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर ना उस कानून का उल्लंघन करना था। उसके बाद है प्रश्न संख्या 4 कि गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था ना, या तो इसी का नाम है क्या, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया ना, क्या किया, बाध्य कर दिया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ उसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है, या इसे ही दिल्ली समझौता के नाम से भी हम लोग जानते हैं ना। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और किसके बीच, लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ ना, उसी को या तो दिल्ली समझौता कहिए या गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए ना, बताओ चंपारण सत्याग्रह क्या था। तो देखिए बिहार के चंपारण में, बिहार के कहां, तो चंपारण में नील की खेती करने वालों किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने सत्य और अहिंसापूर्ण तरीके से जो आंदोलन चलाया उसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है ना। तो बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वालों किसानों के पर जो अत्याचार हो रहा था ना, उन्हीं के खिलाफ गांधी जी ने सत्य और अहिंसापूर्ण तरीके से क्या किए, आंदोलन चलाया, उसे ही चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 आ गया आपके सामने, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं ना, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मार्च 1929 में, तब तो मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया ना, क्या किया कि 31 जो श्रमिक नेता थे उनको बंदी बना लिया गया, तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसे मेरठ षड्यंत्र कहा जाता है। तो इस बात को आप आसानी से याद रख सकते हैं कि मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बनाकर कहां लाया, बंदी बना लिया और मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया, जिसे ही मेरठ षड्यंत्र के नाम से जानते हैं ना। उसे ही किस नाम से जानते हैं, तो मेरठ षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड स्क्रीन पर, जतरा भगत ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यदि आपको थोड़ा पढ़ के अच्छा लग रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूले, और अपना प्यार भरा कमेंट भी जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, पढ़ के कैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताओ ना। जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताना है। तो देखिए 1914 से 1920 तक ना, 1914 से 1920 तक खोड विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र के उरावों के द्वारा चलाए जाने वाले अहिंसक आंदोलन का नेता जतरा भगत था ना, जिसने आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक
सुधार पर विशेष बल दिया ना, तो विशेष बल दिया। उसके बाद प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना क्यों हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की जो स्थापना है वो आखिरकार क्यों हुआ? देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक एक संगठन जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को किया गया ना, तो ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना है वो कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1920 को किया गया तथा C.R. दास ना, C.R. दास का मतलब चित्तरंजन दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय रूप में शामिल किया जाए ना। तो याद रखिएगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का जो स्थापना हुआ कब हुआ? 31 अक्टूबर 1920 को किया गया तथा C.R. दास यानी चित्तरंजन दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय रूप में शामिल किया जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या क्या? लघुत्तरीय प्रश्न। इनका जो उत्तर है ना, लघुत्तरीय प्रश्न आ गया। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे ना? असहयोग आंदोलन जो चला था वो प्रथम जन आंदोलन था, लेकिन कैसे था ना? तो आइए देखते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, जिसके मुख्य कारण निम्न है ना। तो असहयोग आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया था ना। तो उसके जो क्या है कि जन आंदोलन था कैसे है? तो उसके जिसके मुख्य कारण निम्न है। पहला है खिलाफत का मुद्दा ना, पहला क्या है कि खिलाफत का मुद्दा। दूसरा पॉइंट क्या है? पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। तीसरा है स्वराज की प्राप्ति ना। इस आंदोलन में दो तरह के कार्यक्रम थे। प्रथम, अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य जैसे उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना ना। सब अपने अपने जो उपाधि दिया गया था उसको त्याग कर रहे थे। सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना। सरकारी और गैर सरकारी कोई भी अगर समारोह है तो उसका बहिष्कार करना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना इत्यादि शामिल थे। द्वितीय, रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना। राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना ताकि सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई कॉलेजों की स्थापना ताकि सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार करके पढ़ाई जारी रख सके। पढ़ाई क्या है कि बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई जारी रख सके। स्वदेशी को अपनाना ना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, मतलब स्वदेशी अपने देश की वस्तुओं को अपनाना। चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना। तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना तथा 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण करना शामिल था ना। तो आइए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्या है? प्रश्न संख्या 2 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ तो उसके क्या परिणाम हुए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए ना। यहां लिख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्न परिणाम है ना। पहला क्या है कि सामाजिक आधार का विस्तार ना, सामाजिक आधार का क्या विस्तार करना। दूसरा पॉइंट है समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण। तीसरा है क्या कि महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश। चौथा पॉइंट है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना। और जो 5वां पॉइंट है क्या, ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत। फिर हमारा अगला प्रश्न जो है क्या है? अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो किन परिस्थितियों में हुआ था?
तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम चरण में हुई थी ना। अंतिम चरण यानी 1885 में जो हुआ था, इसलिए अंतिम चरण भी हम लोग बोल सकते हैं। इस समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया जा रहा था ना। इस समय किस बिल का विरोध किया जा रहा था? तो रेंट बिल का विरोध किया जा रहा था। साथ ही लॉर्ड लिट्टन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम का भारतीय द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा था ना। तो लॉर्ड लिट्टन द्वारा जो बनाए गए थे प्रेस अधिनियम ना और शस्त्र अधिनियम का भारतीय द्वारा क्या किया गया कि जबरदस्त विरोध किया गया। लॉर्ड रिपन के काल में पास हुए इलवर्ट बिल का यूरोपियनों द्वारा संगठित विरोध से प्राप्त विजय ने भारतीय राष्ट्रवादियों को संगठित होने का पर्याप्त कारण दे दिया ना। प्राप्त क्या है कि कारण दे दिया। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे ना। बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था उस पर एक टिप्पणी लिखना है ना। तो देखिए, महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में पर्दापण के साथ ही किसान आंदोलन की नई दिशा मिली ना। मतलब ये जो बिहार में किसान आंदोलन के साथ ही महात्मा गांधी मतलब आंदोलन की अपनी शुरुआत किए थे, इसीलिए क्या पर्दापण। इन्हीं में एक प्रमुख है चंपारण आंदोलन। बिहार के चंपारण जिले में ना, बिहार का एक जिला है जिसका नाम क्या है? चंपारण। नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, मतलब बहुत ही स्थिति जो था उसका खराब था ना। यहाँ नील्हे गोरों द्वारा तिनकठिया व्यवस्था प्रचलित थी ना। मतलब यहाँ नील्हे गोरों द्वारा क्या था? तिनकठिया व्यवस्था जो प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपनी उस भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, जो सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। जो सबसे उपजाऊ भूमि होती थी उसका 3/20 हिस्से पर नील की खेती किया जाना था ना, मतलब कि करना पड़ता था। जबकि एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 पे। तो हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th का जो आपका ना हिस्ट्री है, उसके प्रश्न और उत्तर। देखिए, इससे पहले का जो वीडियो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। इससे पहले का जो ये सब क्वेश्चन है हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जरूर जाकर देखें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद, इसके सभी क्वेश्चन और आंसर को। तो ये सब हम इससे पिछले वाले वीडियो में करवा चुके हैं। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का ना। लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या जो 1 है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे ना। असहयोग आंदोलन जो था वो प्रथम जन आंदोलन था, वो कैसे था ना। देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, जिसके मुख्य कारण निम्न है ना। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में ना, प्रथम जन आंदोलन था। उसके मुख्य कारण निम्न है। पहला कारण है कि खिलाफत का मुद्दा ना, खिलाफत का मुद्दा। दूसरा कारण है पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना ना। तीसरा है स्वराज की प्राप्ति, और तीसरा जो पॉइंट है क्या है? स्वराज की प्राप्ति। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम थे। प्रथम, अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य, जैसे उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना ना। सभी जो नेता थे, मतलब जो असहयोग आंदोलन, जैसे महात्मा गांधी ने भी अपनी उपाधियां को त्याग की। सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना ना। सरकारी समारोह या गैर सरकारी समारोह सभी का क्या? बहिष्कार करना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना इत्यादि शामिल थे ना। जो भी विदेश के वस्तुएं हैं उनका भी बहिष्कार करना था। द्वितीय, रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना, ताकि सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी
पढ़ाई जारी रख सके ना। स्वदेशी को अपनाना, और क्या था, स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना ना, तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना तथा 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण करना शामिल था ना। अच्छा, दूसरा हमारा प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ उसका क्या परिणाम हुआ, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए ना। पहला क्या है, सामाजिक आधार का विस्तार। पहला पॉइंट जो इसका क्या है कि सामाजिक आधार का विस्तार किया गया। दूसरा है कि समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण ना, समाज के सभी जो विभिन्न वर्ग है सब राजनीतिक में शामिल हुए, राजनीतिकरण। तीसरा पॉइंट है महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश। और चौथा पॉइंट क्या है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना था। अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत करना। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना वो किन परिस्थितियों में हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम चरण में हुई थी ना। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की 19वीं सदी के अंतिम चरण में हुई थी। इस समय इंडिया एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया जा रहा था। साथ ही लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम का भारतीय द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा था। लॉर्ड रिपन के काल में पास हुए इल्बर्ट बिल यूरोपियनों द्वारा संगठित विरोध से प्राप्त विजय ने भारतीय राष्ट्रवादियों को संगठित होने का पर्याप्त कारण दे दिया। प्रश्न संख्या है 4 की बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए ना। बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था उस पर क्या लिखना है, तो एक टिप्पणी लिखना है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको सब प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा है, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देखिए, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में पर्दापन के साथ ही किसान आंदोलन को नई दिशा मिली ना। मतलब कि महात्मा गांधी का जो राजनीति में क्या था, पर्दापन था, मतलब कि शुरुआत थी। इन्हीं में एक प्रमुख है चंपारण आंदोलन ना, जो बिहार के किस चंपारण जो है बिहार का एक जिला है ना। बिहार के चंपारण जिले में नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। बिहार के जो चंपारण जिले है उसमें नील उत्पादन करने वाले जो किसान थे उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यहाँ नील्हे गोरों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी। यहाँ जो नील्हे जो थे, गोरे थे, अंग्रेज थे, उनके द्वारा 3 कठिया प्रथा जो प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपनी उस भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, जो सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी ना। जो अधिक उपजाऊ भूमि था उसी भूमि पर क्या करना होता था, नील की खेती करना पड़ता था। जबकि किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाता था ना। मतलब किसान जो है नील की खेती नहीं करना चाहता था, क्योंकि नील की खेती करने से जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाता था। बागान मालिक किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें ही बेचने के लिए बाध्य करते थे, और यह राशि बहुत ही कम होती थी। इसके अलावा उन्होंने अपने लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इन सब अत्याचारों से त्रस्त एक किसान राजकुमार शुक्ल ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया ना, और महात्मा गांधी को चंपारण आने पर विवश किया। इसके बाद गांधी जी ने किसानों को संगठित कर आंदोलन चलाया। इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या, चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं और जाना जाता है। अगला प्रश्न है 5वां की स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्यों की विवेचना करें ना। स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उनका उद्देश्य क्या था ना। तो देखिए, असहयोग आंदोलन की एकाएक वापसी से उत्पन्न निराशा और
क्षोभ का प्रदर्शन 1922 में हुए कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे ना। कांग्रेस का जो अधिवेशन यानी कि बैठक जो 1922 में गया में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास ना। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं का विचार था कि रचनात्मक कार्यक्रम के साथ ही कांग्रेसी देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यवसायिक सभाओं, सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करे ना। इसी प्रश्न पर एक प्रस्ताव लाया गया, परंतु पारित नहीं हो पाया ना, और वो प्रस्ताव जो है पारित नहीं हो पाया। तब चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने अपने कांग्रेस पद त्याग दिए ना, जो अपना पद था उनका वो त्याग दिए और स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली। इसका प्रथम अधिवेशन 1923 में इलाहाबाद में हुआ, और स्वराज पार्टी का जो प्रथम अधिवेशन है यानी बैठक जो है वो इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में हुआ। इनका मुख्य उद्देश्य था भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत करना ना। और इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में अंग्रेजों द्वारा जो चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत करना था ना, अंत करना था। अच्छा, अब स्टार्ट होता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका जो आंसर है लगभग 150 शब्दों में उत्तर देना है ना। प्रश्न है क्या कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें ना। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित अन्य एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयास के क्रम में लड़ा गया ना। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्या था? तो औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित अन्य एशिया एवं अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयास के क्रम में लड़ा गया। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था ना। मतलब जो ब्रिटेन के जो भी गुलाम थे यानी उपनिवेश थे, उसमें भारत जो है सबसे महत्वपूर्ण था। और इसे प्रथम महायुद्ध के अस्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना उसकी पहली प्राथमिकता थी ना। युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ क्रमशः एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना करना है ना। 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके ना। और इसी क्रम में क्या हुआ कि 1916 में सरकार ने भारत में क्या तो आयात शुल्क लगाया। क्यों लगाया? ताकि भारत में कपड़ा का उद्योग का जो है वो और तेजी से विकास हो सके। उसके बाद है कि विश्व युद्ध के समय भारत में होने वाली तमाम घटनाएं युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों की ही देन थी ना, की ही देन थी। इसने भारत में क्या एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां पैदा की, जिससे भारतीय ज्यादा परिपक्व हुए ना। युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध में हर संभव सहयोग दिया, क्योंकि उन्हें सरकार के स्वराज संबंधी आश्वासन में भरोसा था। तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं, जिसमें तिलक भी शामिल थे, ने सरकार पर स्वराज प्राप्ति के लिए दबाव बनाने के तहत 1915 से 1917 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में भी होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया ना। कौन कौन? तो तिलक मतलब कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ना। कौन चीज का? तो होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया। युद्ध के इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी भारत और विदेशी धरती दोनों जगह पर यह विकास हुआ। प्रश्न संख्या है 2 ना कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें ना। असहयोग आंदोलन के क्या कारण था और उनके परिणाम क्या हुए ना। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्यायों का प्रतिकार और स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से
असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके निम्न कारण है। जिसके कारण क्या है, निम्नलिखित है। पहला है कि खिलाफत का मुद्दा, दूसरा है पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, और अंततः स्वराज की प्राप्ति करना ना। इस आंदोलन के परिणाम भी क्या है, निम्न है। तो पहला परिणाम क्या हुआ इसका कि जनता का अपार सहयोग मिला ना। ये जो असहयोग आंदोलन था इसमें जनता का भरपूर सहयोग मिला। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि देश की शिक्षण संस्थाएं लगभग बंद सी हो गई, क्योंकि छात्रों ने उनका त्याग कर दिया था ना। और देश की शिक्षण संस्थाएं जो है लगभग बंद हो गई, क्योंकि छात्रों ने उसका त्याग कर दिया था। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा के एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस सिलसिले में काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया जैसे संस्थाओं की स्थापना हुई। उसके अगला पॉइंट है कितने लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी। इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक होकर भाग लिया। और जो असहयोग आंदोलन है इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक होकर क्या इस आंदोलन में भाग लिए। तीसरा प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसके कारण का यहाँ पर वर्णन करना है, विवेचना करना है। तो पहला इसका जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में छेड़ा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा जन आंदोलन था ना। तो ये जो था दूसरा जन आंदोलन था, जिसके कारण निम्नलिखित है ना। पहला क्या है कि साइमन कमीशन का विरोध ना। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो इसमें पहला जो इसका कारण है साइमन कमीशन का विरोध ना। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था, परंतु भारत में इसके विरुद्ध त्वरित एवं तीव्र प्रतिक्रिया हुई। दूसरा पॉइंट है इसका क्या, सांप्रदायिकता की भावना को उभरने से बचाने के लिए ना। तीसरा क्या है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा ना। पूरे देश में सरकार के खिलाफ वातावरण बन गया। अगला पॉइंट है कि वामपंथी दबाव को संतुलित करने हेतु एक आंदोलन के एक नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। अगला पॉइंट है पूर्ण स्वराज की मांग के लिए 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया ना। तो कब पूर्ण स्वराज की मांग के लिए 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर ना पंडित नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा ना। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही पूर्ण स्वतंत्रता मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जग गई जो आंदोलन के लिए तैयार बैठी थी। अगला पॉइंट है कि इरविन द्वारा गांधी से मिलने से इनकार करने के बाद बाध्य होकर गांधी जी ने डांडी मार्च द्वारा अपना आंदोलन शुरू किया ना। चौथा प्रश्न है कि भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें ना। चौथा प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, उस 19वीं शताब्दी के आरंभ होते ही मजदूर वर्ग के विकास के साथ राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों में एक नई प्रवृत्ति का आविर्भाव हुआ ना, मतलब उदय हुआ। अब इन्होंने मजदूर वर्ग के हितों की शक्तिशाली पूंजीपतियों से रक्षा के लिए कानून बनाने की बात करनी शुरू कर दी। 1903 ईस्वी में सुब्रह्मण्य अय्यर ने मजदूर यूनियन के गठन की वकालत की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव भी मजदूर आंदोलन पर पड़ा ना। तो स्वदेशी जो आंदोलन चल रहा था उसका भी प्रभाव जो है किस पर, तो मजदूर आंदोलन पर पड़ा। यद्यपि इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था ना, मुख्य जो प्रभाव वाला क्षेत्र था उसका क्या था, बंगाल था, परंतु इसके संदेश पूरे भारत में फैल रहे थे ना। इसका मुख्य केंद्र तो बंगाल था लेकिन इसका संदेश जो है पूरे भारत में फैल रहा था। अहमदाबाद गुजरात के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हो रहा था। 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में प्लेग फैला ना। अधिकांश मजदूर भागने लगे।
क्या हुआ कि जब वहां बीमारी फ्लैग फहरा तो वहां से मजदूर भागने लगे। मिल मालिकों ने उन्हें रोकने के लिए साधारण मजदूरी का 50% बोनस देने की बात कही ना। और जब मजदूर भागने लगे तो मिल मालिक जो है उसे 50% का बोनस देने की बात की, परंतु बाद में उन्होंने बोनस देने से मना कर दिया। इसका श्रमिकों ने विरोध किया। गांधी जी को जब अहमदाबाद के श्रमिकों की हड़ताल का पता चला तो उन्होंने अंबाला साराभाई नामक एक परिचित मिल मालिक से बातचीत की और इस समस्या में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया ना। परंतु बाद में मिल मालिकों ने बात करने से मना कर दिया और मिल में तालाबंदी की घोषणा कर दी। बाद में गांधी जी ने 50% की जगह 35% ना, 50% की जगह कितनी तो 35% मजदूरी बढ़ोतरी की बात कहकर समझौता होने तक भूख हड़ताल पर रहने की बात कही ना। अंततः मिल मालिकों ने गांधी जी के प्रस्ताव को मानकर मजदूरों के पक्ष में 35% वृद्धि का निर्णय दिया और मजदूर आंदोलन सफल हुआ ना। और इस प्रकार से क्या हुआ कि मजदूर आंदोलन जो है सफल हुआ। 50% का क्या है, 50% का बोनस कहा गया था लेकिन नहीं दिया गया। फिर महात्मा गांधी के द्वारा जब इसमें हस्तक्षेप किया गया तो 35% पर मिल मालिकों ने बात को रखी और सबको तब 35% बोनस दिया गया। कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाओं जैसे सोवियत संघ की स्थापना, कुमिंटन की स्थापना तथा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जैसी घटनाओं से भारतीय श्रमिक वर्ग में एक नई चेतना का प्रसार हुआ। फलस्वरूप 31 अक्टूबर 1920 को एटक की स्थापना की गई ना। किसकी तो एटक की स्थापना की गई। 1920 ईस्वी के पश्चात साम्यवादी आंदोलन के उत्थान के फलस्वरूप मजदूर संघ आंदोलनों में कुछ क्रांतिकारी और सैनिक भावना आ गई। 1928 में गिरनी ना कामगार यूनियन के नेतृत्व में बंबई टेक्सटाइल मिल में 6 माह लंबी हड़ताल का आयोजन किया गया ना। कितने तो 6 माह का जो लंबी हड़ताल का आयोजन किया गया। उग्रवादी प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में मजदूर संघ आंदोलन की बढ़ती क्रियाशीलता के कारण सरकार चिंतित हो गई तथा इन आंदोलनों पर रोक लगाने के लिए वैधानिक कानूनों का सहारा लेने का प्रयास किया गया। इस संबंध में सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 तथा नागरिक सुरक्षा अध्यादेश 1929 बनाए ना। क्या बनाए तो नागरिक सुरक्षा अध्यादेश 1929 बनाए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपके प्रश्न यदि आप इससे कुछ आपका भला हो रहा है तो जरूर चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। अच्छा भाई ये देखते हैं 5वां प्रश्न ना। 5वां हमारा प्रश्न जो है क्या है, 5वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में गांधी जी के योगदानों की विवेचना करें ना। भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें गांधी जी के क्या योगदान है उनको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में गांधी जी के योगदान की विवेचना कर सूर्य को दीपक दिखाने जैसा कार्य होगा ना। गांधी जी के बिना राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा ही बेईमानी है। मतलब कि गांधी जी के बिना राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा हो ही नहीं सकती है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण जो है 1919 से 1947 को कहा जाता है क्या तो गांधीवादी चरण के लिए पृष्ठभूमि के निर्माण का कार्य किया। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद ना, जनवरी 1915 में कहां से तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की ना। जब जनवरी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटे तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। चंपारण एवं खेरा में कृषक आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में इन्होंने कांग्रेस, होम रूल एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ भी घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की ना। उसके बाद क्या है कि नवंबर 1919 में
ही महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने ना। तो नवंबर 1919 में क्या होता है कि महात्मा गांधी जो है अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने। इसे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा। और इसे गांधी जी ने किस रूप में देखा? तो हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा। सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ना, तो सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में 2 प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, जो प्रथम जन आंदोलन बन गया ना। जो क्या हुआ कि प्रथम जन आंदोलन बन गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में छेड़ा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार काफी विस्तृत था। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा से शुरू की थी। कब की थी? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उन्होंने 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे एवं 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया ना। 24 दिनों में कितना किलोमीटर? 250 किलोमीटर की पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे एवं 6 अप्रैल को क्या हुआ कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किए। प्रश्न संख्या 6 और इस चैप्टर का जो है आखिरी प्रश्न होगा भारत में राष्ट्रवाद का। तो आइए देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें ना। वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें। देखिए, वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। ये जो वामपंथी शब्द है इसका जो प्रथम प्रयोग हुआ था वो फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था, परंतु कालांतर में समाजवाद या साम्यवाद के उत्थान के बाद यह शब्द उन्हीं का पर्यायवाची बन गया ना। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में ही भारत में साम्यवादी विचारधाराएं फैलनी शुरू हो गई थी और बंबई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी सभाएं बननी शुरू हो गई। उस समय इन विचारों से जुड़े लोगों में मुजफ्फरपुर अहमद डागे मौलवी, बकरतुल्ला गुलाम ना हुसैन आदि के नाम प्रमुख थे। इन लोगों ने अपने पत्रों के माध्यम से साम्यवादी विचारों का पोषण शुरू कर दिया था, परंतु रूसी क्रांति की सफलता के बाद साम्यवादी विचारों का तेजी से भारत में फैलाव शुरू हुआ। उसी समय 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने ना, कौन? तो मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। किस पार्टी की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किसने किया? मानवेंद्र नाथ राय ने ना। लेकिन अभी भारत में लोग छिपकर काम कर रहे थे। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को फैलाने का अच्छा मौका मिला। क्या हुआ कि उसको अच्छा मौका मिला। साथ ही ये लोग आतंकवादी राष्ट्रीय आंदोलनों से भी जुड़ने लगे थे। इसीलिए असहयोग आंदोलन समाप्ति के बाद सरकार ने इन लोगों का दमन शुरू किया और पेशावर षड्यंत्र केस ना 1922-23 में जो हुआ था ना, कानपुर षड्यंत्र केस 1924, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33 के तहत 8 लोगों पर मुकदमे चलाए। तब साम्यवादियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और राष्ट्रवादी साम्यवादी शहीद कहे जाने लगे ना। और जो भी राष्ट्रवादी थे और साम्यवादी जो है वो क्या कहे जाने लगे? तो शहीद का दर्जा उनको प्राप्त हो गया और शहीद कहे जाने लगे। इसी समय इन्हें कांग्रेसियों का समर्थन मिला, क्योंकि सरकार द्वारा लाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल को कांग्रेसियों पारित नहीं होने दिए थे। यह कानूनी कम्युनिस्टों के विरोध में था ना। इस तरह अब साम्यवादी आंदोलन प्रतिष्ठित होता जा रहा था। दिसंबर 1925 में
सत्य भक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की ना। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? तो सत्य भक्त ने। अब इंग्लैंड के साम्यवादी दल ने भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दिलचस्पी लेना शुरू किया। धीरे धीरे वामपंथ का प्रसार मजदूर संघों पर बढ़ रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साम्यवादियों ने अपनी चाल चलनी शुरू की। उन्होंने कांग्रेस का विरोध शुरू किया, क्योंकि कांग्रेस उद्योगपतियों और जमींदारों का समर्थन कर रही थी, जो मजदूरों का शोषण करते थे। धीरे धीरे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध टूट गया। इसी के परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई ना। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। तो आज का जो हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का चीज हो, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को जरूर से जरूर एकदम निश्चित रूप से ही प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।